नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो जिस तरह से अभी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 8 बजे एक बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा करेंगे संक्रमण का जो फैलाव है जिस तरह से हो रहा है। और कुछ ही देर पहले आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उपचार के लिए प्रयोग में आने वाली दवाई रेमडेसिविर की कमी जताई और बेड्स की जो कमी है उसको भी गंभीर बताया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए जिसकी वजह से बेड्स को काफी ज्यादा बढ़ाया गया। और हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 बेड्स और हम इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में। इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। तो एकदम से 3-4 हजार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकते हैं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चीज़ों की कमी के बारे में बताना पड़ा है, ये जाहिर तौर पर जो स्थिति है खराब होती जा रही है दिल्ली में, क्या कुछ आभास हो रहा है? दिल्ली की जमीनी स्थिति कैसी है? क्योंकि एक समय मुख्यमंत्री आश्वस्त थे कि इंतजाम हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद सबसे आगे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। पूरे कोरोना काल में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की होंगी, शायद देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की होंगी। लेकिन अभी तक की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें वो ये बताते थे कि अगर मामले बढ़ भी रहे हैं तो हिम्मत बताते थे और बताते थे कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि सरकार काम कर रही है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये संकेत दे रही है, वो इंडिकेट कर रहे हैं अपनी बातों में कि अगर हालात नहीं सुधरे तो और कोई सरकार के पास विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ दिल्ली में बेड्स की संख्या भी, जो बेड्स हैं वो भी बढ़ते चले आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार हमने सुना है कि देश की राजधानी दिल्ली में, जहां दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया से मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े पैमाने पर केस आएंगे तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। और दिल्ली की मैं आपको बात बताऊं तो इस साल पहले 3 महीनों में
जनवरी, फरवरी, मार्च में कुल मिलाकर ही दिल्ली के अंदर जो केस आए थे कोरोना के वो थे 37,000, लेकिन इस महीने में 17 दिनों के अंदर 1,65,000 केस आ चुके हैं। तो सरकार जो कोशिश भी कर रही है उसके अंदर प्रैक्टिकल समस्या ये आ रही है, जैसे अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार बेड्स दे दे तो हमें 3-4 हजार बेड्स मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये आती है कि केंद्र सरकार अगर दे भी देती है तो उस पर जो मरीज होते हैं उनको आप एक झटके में जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, समय लगता है वो बेड्स आपको मिलने में। लेकिन जो संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए जो अभी आभास हो रहा है वो ये है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो अगले 2-3 दिन के अंदर जो है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की संभावना को भी आप नहीं नकार सकते हैं। भले ही मुख्यमंत्री ये कहें कि वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं, लेकिन यही एकमात्र विकल्प बचेगा अगर यही हालात बने रहे तो। बिल्कुल, वाकई में शरद, धन्यवाद आपका जो हालात की गंभीरता को हमें बताने के लिए। तो दिल्ली में हालात खराब हैं, आसपास के राज्यों में, देश भर में हालात खराब है। उत्तर प्रदेश से देखिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद अब बीजेपी के ही राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल ने गाजियाबाद में कोविड के बेड के कम होने की शिकायत अपने ही सरकार से की है। उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली के नजदीक होने के चलते गाजियाबाद में बेड की संख्या कम है। डीआरडीओ की मदद से गाजियाबाद में अस्थायी अस्पताल बनाने की मांग भी उन्होंने की है। गाजियाबाद में 2,600 सक्रिय कोविड के मरीज हैं, जबकि यहां कोविड के बेड करीब 1,850 ही हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिख के ये रिक्वेस्ट की है कि गाजियाबाद चूँकि दिल्ली के बराबर में है, यहाँ संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ अस्थायी हॉस्पिटल अथवा जो हमारे बैंकेट हॉल या हॉल्स हैं उनमें व्यवस्था कराई जाए ताकि गाजियाबाद की जनता इस संक्रमण से लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ मौजूद है। रवीश, जो गाजियाबाद की स्थिति और अहम यह है कि अब बीजेपी के ही नेता और मंत्री ये अपनी बात जो कमियां महसूस कर रहे हैं वो खुलकर अब बोल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप स्थितियों को वहां पर? आज देखिए, बीजेपी के सांसद ने 2 दिन में 2 चिट्ठियां लिखी हैं। 16 तारीख को जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा, और आज 17 तारीख को राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर ये उनसे गुहार लगाई है कि सेना को बोलिए कि अस्थायी जो है वो हॉस्पिटल गाजियाबाद के अंदर बनाया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो खुद गाजियाबाद में रहते हैं, कवि नगर में रहते हैं, और यही वजह है कि गाजियाबाद में लगातार जो है 16 तारीख को गाजियाबाद में एक ही दिन में 590 केसेज आए थे संक्रमण के कोरोना के, जबकि 100-125 केस आमतौर पर वहां पर आते थे। तो इसी चीजों को लेकर वो ज्यादा परेशान है कि अगर गाजियाबाद में इसी तरीके से संक्रमण बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में गाजियाबाद में बेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गाजियाबाद की आबादी है 20 लाख और जबकि वहां पर तकरीबन 1850 के करीब में कोविड के बेड है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारी परेशानी होगी। और ये आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के बेड मात्र 550 के करीब में है। तो अगर कोई गरीब आदमी को कोविड होता है तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा कराना जो है वो बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि बेड नहीं है। तो इसी के वजह से जो है वो पहले ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के हालात पर चिंता जताई और अब राज्यसभा के सांसद गाजियाबाद के हालात पर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर आने वाले समय में अस्थायी हॉस्पिटल नहीं बने तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है वो तकरीबन 300 से ज्यादा मामले कोविड के गाजियाबाद में निकल रहे हैं। तो अब प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज भी हमने देखा कि मोर्चरी के बाहर तमाम सारे शव रखे हुए थे, वेटिंग में तमाम सारे शव हैं। तो ऐसे में हालात स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से करीब में है और दिल्ली के तमाम सारे लोग जो है वो गाजियाबाद में रहते हैं। तो ऐसे में अगर गाजियाबाद में अच्छी जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं रखी गई कोविड के मुतल्लिक तो बहुत ही चिंताजनक हालात बनने वाले आने वाले समय में। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से सभी जिलों में बेहतर इंतजाम करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। तो देश में हर रोज कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर की कमी तो है ही, कोरोना के इलाज में अहम दूसरी दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। लोग फैबीफ्लू और इवरमेक्टिन जैसी दवाइयों के लिए भी दर-दर भटक रहे हैं। देश में हर रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, और वो भी तब जब टेस्ट रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं और सही समय पर लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हर रोज अब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो हमने अभी सुना होगा, लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कमी हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर मांगते फिर रहे हैं मदद, सिप्ला के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तब भी रेमडेसिविर इंजेक्शनों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन और भी दवाइयां हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी होती हैं, जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब उनकी भी मार्केट में जबरदस्त शॉर्टेज हो गई है। जैसे फैबीफ्लू जो दवा है, आइवरमेक्टिन दवा है। इस वक्त हम एम्स के पास एक मेडिकल स्टोर में हैं और यहाँ पर हमने कई मेडिकल स्टोर्स में जाके पूछा है, वहाँ पर फैबीफ्लू, आइवरमेक्टिन जैसी दवाइयाँ नहीं हैं। और कहते हैं यहाँ पर दिल्ली में लोग कि अगर कोई दवाइयाँ नहीं मिले तो एम्स के पास जाके पूछ ले, वहाँ पर दवाइयाँ मिल जाती हैं। हम यहाँ पर जो केमिस्ट शॉप है उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम सुजीत है। सुजीत जी, फैबीफ्लू कब से नहीं है आपके पास? मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है इसका। 15-20 दिन से जो पर्चे आ रहे हैं ना, उसके बाद मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम आगे किसी को दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर, हाँ एक्चुअली मैं इसमें फैबीफ्लू ही नहीं, फैबीफ्लू से रिलेटेड जितने भी फैबीपिराविर है, तो इधर सब दे दो फैबीफ्लू का। बहुत सर अभी हम इसी के बारे में। सर, आप फैबीफ्लू लेने आए हैं? हाँ बेटा, मेरी बात सुनो। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, सुबह से। ये देखो, मेरे जो है दामाद वहाँ एडमिट है। मैं पूरी दुकान वहाँ से यूँ घूम के तब मैं इधर राउंड मार रहा हूँ। और ग्रीन पार्क में देख लिया, इधर मैं तुम्हारे प्रीत बिहार में देख लिया, सब जगह पूछ लिया मैंने। नहीं मिल रही आप? नहीं मिल रही भाई साहब। चमन गुप्ता जैसे लोग दुकानों में सुबह से घूम रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली की कम से कम नहीं तो 150 मेडिकल शॉप्स इन्होंने ढूंढ ली है। इनको फैबीफ्लू नाम की दवाई नहीं मिल रही है, जो कि कोरोना के मरीजों को दी जाती है। तो रेमडेसिविर तो छोड़ दीजिए, सोचिए सवाल उस असहाय बाप से जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सुबह ढूंढ रहा है फैबीफ्लू, वो नहीं मिल पा रही है उसको। रेमडेसिविर तो छोड़ दीजिए। तो ये बताते हैं कि हमने इतने समय पर तैयारी नहीं की। रेमडेसिविर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी दवाइयां हैं उनकी भी शॉर्टेज है। फैबीफ्लू, आइवरमेक्टिन जैसी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। पड़ जाए तो उसके घर में फैबीफ्लू चली जाती है। हॉस्पिटल्स में भी फैबीफ्लू अब नहीं बच रहे हैं। उसके घर तक ये दवाई वाले वहाँ पहुँचा देते। लो जी, मैं ले आया। आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये सुनिए, ये आम लोग हैं देश के, और हर सरकारें दावा करती हैं कि हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और हकीकत आपके सामने है। तो दवाई कमी नहीं है, तो हर्षवर्धन सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चिंताजनक स्थिति है और आपको बता दें, देश में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,34,692 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 1,341 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 79,79,000 के पार हो गई है और देश में अब तक करीब 12 करोड़ वैक्सीनेशन हो भी चुके हैं। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज देश के कई राज्यों में, शहरों में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से कर्फ्यू है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में वीकेंड कर्फ्यू लगा है। पूरे राजस्थान में शुक्रवार की शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश वीकेंड कर्फ्यू है, जिसकी वजह से असर राजधानी भोपाल में दिख रहा है। वहीं चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। आम दिनों में यहाँ के जिन बाजारों में रौनक रहती थी
वहां पूरी तरह सन्नाटा दिख रहा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों में हालात इतने खराब है कि टेस्ट कराने भी मुश्किल हो रहे हैं। ड्राइव वे टेस्ट सेंटर भी बंद पड़े हैं। गुरुग्राम से हमारी सहयोगी सोनाक्षी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस महामारी एक ऐसी बीमारी जो हमारे आसपास हर दिन 2 लाख से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस हो चुका है कि आज इस वक्त टेस्ट कराना भी सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। हमारे साथ एक ऐसे परिवार है गुड़गांव में। अभी मेरे पीछे आप देखेंगे एक कियोस्क लगा हुआ है ड्राइव थ्रू सेंटर का, लेकिन जो फिलहाल दिन के समय अभी 3-4 बजे बंद है। हालांकि सुबह थोड़े समय के लिए खुला था, लेकिन अभी सारे जितने गाड़ियां आ रही है वापस खाली हाथ जा रही है, बिकॉज वो लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन लैब वाले भी अब ये कह रहे हैं कि वो होम कलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इतने सारे बुकिंग्स ऑलरेडी आ चुकी है। आप अपना नाम बताइए और ज़रा हमें बताइए कि होम कलेक्शन को लेके क्या दिक्कतें आपको आ रही है, प्रॉब्लम आ रही थी? मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं यहीं गुड़गांव में रहता हूँ। कल मेरी बेटी है 13 साल की, उसको टेस्ट कहा डॉक्टर ने कि आप करवाएं। तो मैंने फ़ोन किया कई 3-4 जो जैसे पिकअप करते हैं नॉर्मली लैब, तो सबने कहा हमने पिकअप बंद किया हुआ 4-5 दिन से, क्योंकि हम लैब में मतलब हो नहीं पा रहा है, बड़ा बैकलॉग है। तो फिर हमने 2-3 जगह आसपास देखा तो एक क्लिनिक था टेस्टिंग सेंटर, वहाँ बहुत बड़ी लाइनअप थी। इतनी भीड़ थी कि ऐसा लगा कि वहाँ जाएं तो पता नहीं टाइम भी कब आना है और कोरोना हो ही ना जाए, चाहे ना भी हो। फिर हम यहाँ आए वॉक इन थ्रू पे, तो यहाँ 4.5 घंटे की वेटिंग थी। हम गाड़ी में बैठे रहे, टेस्ट करवाया, कल 4 बजे हुआ, अभी 4 ही बज रहे हैं शायद। तो अभी तक ना कोई मैसेज आया SMS, ना उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट है। तो मैं यहाँ फिजिकली आया देखने की शायद कोई हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे। कॉल सेंटर भी फ़ोन करते हैं तो वो मतलब ले नहीं रहे हैं कॉल्स, की हमारी कॉल्स बहुत हैं। तो बेसिकली अभी तक भी हमें रिजल्ट नहीं पता और हम चिंता में हैं, और बच्ची को भी आइसोलेट किया हुआ है क्योंकि पता नहीं अगर है तो भाई बाकी सबको घर में ना हो। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट करने में, इजीली रिजल्ट नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल रहा। थैंक यू सर। स्थिति बहुत ही गंभीर है इस वक्त कोरोना वायरस को लेके। जैसे कि आपने देखा इनकी बेटी जो है आइसोलेट किया है, उनको चिंतित है, जायज़ सी बात है, पिता है बेटी के, लेकिन इनको चिंता इस बात की भी है कि टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक रिजल्ट उनको नहीं पता, जबकि बच्ची आइसोलेशन में है। यहाँ पे खुद आए हुए हैं रिजल्ट लेने, फिर भी आप देख रहे हैं कियोस्क बंद है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बीमारी को लेके हम इतने चिंतित हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतना क्राइसिस होने के बावजूद भी एक टेस्ट कराने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं मिनिमम। गुड़गांव में कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के खौफ के चलते अब गांव वाले जानवरों को भी मास्क पहना रहे हैं। ये तस्वीरें आदिवासी बहुल दत्ता मंजरी गांव की हैं, जहां गांव वालों ने बकरियों को मास्क पहना दिया है। किसानों का कहना है कि जंगल में जानवरों का मास्क निकाल देते हैं, लेकिन गांव लौटकर फिर से उन्हें पहना देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 78% लोगों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। यहां आज आपको बता दें 6 जिलों में 45 सीटों पर वोटिंग हुई। बंगाल में अब तक 4 चरणों में 135 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 319 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। मतदान का आज का चरण तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसके बाद बंगाल में अगले 3 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। चौथे फेज में जो है 45 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं अभी, और थोड़ी देर और वक्त है, और जिसमें कि ये सीटें जो है 6 जिलों में फैली हुई है। दार्जिलिंग, नदिया, पूर्व बर्धमान, जलपाईगुड़ी, उत्तर 24 परगना। और ये सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सीटें हैं वो नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक फैली हैं। नॉर्थ बंगाल जैसा आप जानते हैं कि किस ढंग से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था, और यहाँ पर यदि तृणमूल कांग्रेस को अच्छी टक्कर देनी पड़ेगी बीजेपी को, वरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यदि ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है तो इन सीटों पर उनको अपना कब्जा वापस लेना होगा बीजेपी से, क्योंकि 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव के अनुसार इनमें से अधिकतर सीटें जो हैं वो
बीजेपी के कब्जे की दिखा रही थी, मतलब बीजेपी को यहाँ पर बढ़त थी। और इसके अलावा जो है कई ऐसे भी चीज़ हैं, प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो किए जाने हैं, जैसे कि कोरोना की वजह से 2 कैंडिडेट्स की मौत हो चुकी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा। अब पश्चिम बंगाल में इस वक्त प्रचार शाम में नहीं होगा तो कब होगा, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है। इसके बावजूद आज जो मैंने देखा वो अपने आप में मेरे अभी तक के रिपोर्टिंग करियर में सबसे अचरज वाली चीज़ थी। आज महिलाओं को मैंने देखा, करीब आधे किलोमीटर से लंबी लाइन महिलाओं की लगी हुई थी वोटिंग के लिए। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हम वोट डाल के जाएंगे। किसी ने कहा कि हमने खाना नहीं बनाया है, किसी ने कहा हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आए हैं। तो ये जो महिलाओं का निकलना है, ये एक साइलेंट वोटर है जिसकी चर्चा नहीं होती है ज़्यादा। और ये साइलेंट वोटर जिस तरफ जाएगा निश्चित रूप से सत्ता जो है उनकी ही होगी। और इतनी बड़ी संख्या में, वैसे बंगाल में कहा जाता है कि महिलाएं खूब निकलती हैं, 80% से ज़्यादा पोलिंग होती है, आधी हैं महिलाएं और पुरुष करीब करीब यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बार के चुनाव में देखने को मिली है, महिलाओं का निकलना। और ममता बनर्जी का जो की रणनीति है, अधिकतर महिला, अधिकतर अल्पसंख्यक और थोड़े से अन्य वोट, ये उनका विनिंग फार्मूला है। देखते हैं कि वो इस विनिंग फार्मूला को पाने में कामयाब होती हैं या नहीं है। कैमरामैन राकेश के साथ मनोज भारती, एनडीटीवी इंडिया की। और अब खबर बिहार से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। जेल से छूटेंगे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला मामले के दुमका ट्रेजरी केस में उनको बेल मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को जमानत मिली है। फिलहाल दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हैं, लेकिन रांची जेल में सेहत बिगड़ने के बाद उनको यहाँ पर लाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दूसरी बार कोरोना हुआ है। उनकी एक तस्वीर सामने आई है, वो मेडिकल टीम की निगरानी में है। हालांकि वो ठीक हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई जा रही है। कुछ दिन पहले येदियुरप्पा पब्लिक मीटिंग में बिना मास्क के नजर आए थे। उनके साथ मौजूद सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी मास्क नहीं पहना था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।